Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we start our third lecture from Kingdom Fungi. The topic of discussion is reproduction in fungi. There may be three types of reproduction in fungi. One may be vegetative reproduction, second is asexual reproduction, and third one is sexual reproduction. Today we will discuss vegetative reproduction in detail. So, vegetative reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये ज़्यादातर हमें नज़र आती है सोमैटिक पार्ट ऑफ फंगल थैलस। सोमैटिक पार्ट ऑफ फंगल थैलस में कि ये हमें दो तरह के सेल्स होते हैं फंगल थैलस के अंदर। एक को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं सोमैटिक पार्ट जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एक्चुअली ये होती है सोमैटिक पार्ट के अंदर। इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं बनते क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है। जब ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं बनेंगे, इसके अंदर गैमेट्स नहीं बनेंगे, तो इसमें सीड्स और स्पोर्स भी नहीं बनेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें हम देखेंगे जो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिशन, स्क्लेरोटिया और राइजोमॉर्फ। एक्चुअली जो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिशन जो है ये तीन हमारे पास हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट। इसमें हमें एक पेरेंट सेल से डिफरेंट डॉटर सेल्स मिलते हैं, लेकिन जो स्क्लेरोटिया और राइजोमॉर्फ हैं ये दो वेज हैं अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को पास आउट करने के। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है, लेकिन हम इसको काउंट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ ही। अब हम इसको वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि उसके नाम से जाहिर है इसमें एक स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स बन जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएगी पूरे फिलामेंट की। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है ज़्यादातर हमें नजर आती है फिलामेंटियस फंजाई के अंदर। यानी कि अगर एक फंगस है जिसका इस तरह से अगर हाइफी बना हुआ है, अगर हम ऐसा हाइफी बना लें फंगस का, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ब्रेकडाउन है वो एक या दो से तीन फ्रैगमेंट्स के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाएगा। इस तरह ये टूट जाएगा डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के अंदर। तो हर ब्रोकन पार्ट जो है वो अलग अलग नया इंडिविजुअल बना लेगा। तो इसको हम कहते हैं कि फ्रैगमेंटेशन है। हर टूटने वाला हिस्सा दोबारा से जर्मिनेट होने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये फ्रैगमेंटेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप फिशन। फिशन मीन्स ब्रेकडाउन। इसमें हम देखते हैं कि जो पेरेंट सेल है वो सबसे पहले इलोंगेट करता है, उसका साइज इंक्रीज करता है। डायग्राम आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ये पहले सर्कुलर फॉर्म में था सेल, तो ये इलोंगेट होगा सबसे पहले, और इलोंगेट होने के बाद ये दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो डिवीजन होगी वो होगी माइटोटिक डिवीजन, यानी कि इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज नहीं होंगे, सिंपल माइटोटिक डिवीजन होगी। द न्यूक्लियस डिवाइड्स फॉलो बाय द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वॉल फॉर्मेशन, thus the dividing parent cell into two cells। इसमें हम देखते हैं कि जो सेल है वो सबसे पहले इलोंगेट हुआ, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म के डिवाइड करने के साथ ही न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा। और न्यूक्लियस डिवाइड जब होगा तो बीच में एक लाइन लग जाएगी, और वो जो लाइन है वो एक पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो ये जो है टूटने का अमल है, इसको हम कहते हैं फिशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बडिंग। बडिंग जो है वो हमें ज़्यादातर यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर नजर आती है, और यूनिसेलुलर फंजाई जो है वो यीस्ट है। इन बडिंग हाँ वो पेरेंट सेल प्रोड्यूस स्मॉल आउटग्रोथ और प्रोजेक्शन कॉल्ड बड। इसके अंदर जो है एक पेरेंट सेल के ऊपर, जैसे अगर हम कहें कि ये पेरेंट सेल है, इसके ऊपर एक छोटा सा बड बनेगा, आउटग्रोथ बनेगी, और ये आउटग्रोथ बाद में यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। अब इसकी जो सेपरेशन है वो किस तरह से होती है, उसके वो बनने वाला जो बड है वो आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज होता है। इनलार्ज होने के बाद उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो पूरे का पूरा आ जाएगा, और जो उसका
न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होके इस न्यूली ग्रोइंग बड के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बीच में एक वॉल बन जाएगी और जो डेवलपिंग वॉल है वो न्यू डॉटर बड को उसके पेरेंट सेल से सेपरेट कर देगी और इस तरह एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। आप डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरह से एक पेरेंट सेल के ऊपर एक बड बना ये वाला और उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड किया। उस साइटोप्लाज्म के साथ ही इसके जो है न्यूक्लियाई दोनों डिवाइड किए और डिवाइड होने के बाद हमारे पास दो न्यूली यीस्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस हो गए। तो ये है बडिंग का प्रोसेस। बडिंग जो है ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। एक को हम कहते हैं मल्टीलेटरल बडिंग, दूसरी को हम कहते हैं यूनिपोलर बडिंग, तीसरी टाइप है इसकी बाइपोलर बडिंग एंड लास्ट वन इज मोनोपोलर बडिंग। ये मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ कि अगर हम फर्ज करें कि ये एक यीस्ट का सेल है तो मल्टीलेटरल बडिंग का मतलब है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जो मैंने सेल बनाया है किसी भी पॉइंट के ऊपर बड जो है वो बन सकता है, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर बड बन सकता है, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर बनेगा फिर दोबारा नेक्स्ट बड भी उसी पॉइंट के ऊपर बनेगा। इसे हम बोलते हैं मल्टीलेटरल बडिंग। दूसरी टाइप है हमारे पास यूनिपोलर बडिंग। यूनिपोलर बडिंग मीन कि एक स्पेसिफिक पोल होगा, जैसा फर्ज करें कि ये एक स्पेसिफिक पोल है और बड हमेशा इसी साइड पे बनेगा, इसके अलावा पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं भी बड नहीं बन सकता। दूसरी आगे आगे देखें हम बाइपोलर बडिंग। बाइपोलर बडिंग में हम देखेंगे कि दो पोल, कोई भी दो पोल सिलेक्ट कर ले हम इस सेल के ऊपर इस तरह से, तो इन दो पोल में कहीं पे भी ये नया बड बन सकता है। थर्ड लास्ट है हमारे पास मोनोपोलर बडिंग। मोनोपोलर बडिंग मीन कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इस पर बड बन सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं बडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरोटिया। जैसे मैंने स्टार्ट में लेक्चर के बताया कि स्क्लेरोटिया और जो राइजोमॉर्फ है ये एक्चुअली सेल को डिवाइड नहीं करते, फंगल माइसीलियम को डिवाइड नहीं करते, न्यू इंडिविजुअल नहीं बनाते, ये सिर्फ अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को पास आउट करने का जरिया है। तो स्क्लेरोटिया जो है ये हमारे पास सूडो पेरेंकाइमेटस एग्रीगेशंस होती हैं माइसीलियम की। ये डायग्राम इसकी देख सकते हैं कि बहुत सारे हाइफी जो है या माइसीलियम जो है वो आपस में किस तरह से एग्रीगेट किए हुए हैं और एग्रीगेट होने के बाद एक कॉम्पैक्ट मैस बना लेते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, क्लेविसेप की एग्जाम्पल हमें नजर आती है। जो माइसीलियम की एग्रीगेशन है उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बन जाती है। उस हार्ड कवरिंग के अंदर जो माइसीलियम है वो डॉर्मेंट फॉर्म में रहते हैं और पूरी की पूरी अपने अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को पास आउट करते हैं। जैसे ही इन्वायरमेंट सूटेबल होती है तो ये दोबारा से जर्मिनेट कर जाते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अंदर की तरफ इसके हमारे पास सूडो पेरेंकाइमेटस लाइक सेल्स हैं जो कि सूडोपेरेंकाइमेटस लाइक सेल्स हैं जो कि हार्ड कवरिंग की वजह से अंदर इसके बिल्कुल सेफ पड़े हैं और बाहर की साइड पे हमें इसके एक हार्ड कवरिंग नजर आ रही है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसे हम स्क्लेरोटियम कहते हैं। एक्चुअली स्क्लेरोटियम जो है इसको बचा रही है, ये स्ट्रक्चर बनता है इसलिए है कि जो फंगस है वो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को पास आउट कर सकें। लास्ट टाइप है हमारे पास राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ में एक्चुअली जो हायर फंजाई है इसकी जो हाइफी हैं वो अपने आप को कॉम्पैक्टली अरेंज करने के साथ साथ एक रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर बना लेती हैं और जो रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसके बाहर एक जेली लाइक लेयर बन जाती है। वो जेली लाइक जो लेयर है एक्चुअली वो अंदर के लिविंग माइसीलियम को वो एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, उसको डिहाइड्रेशन से बचाती है और वो जो मॉइस्चर लेवल उसका जो है फंगस का वो मेंटेन रहता है। They are root-like aggregation of mycelia. They remain dormant in unfavorable conditions and germinate during the onset of favorable conditions. यानी कि ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर बना है, जो माइसीलियम बनी है इसके अंदर एग्रीगेशन के जरिए, वो एक अरसा तक जितनी देर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट रहेगा वो उतनी देर तक अपने उस जेली लाइक मटेरियल के अंदर रहेंगे। लेकिन जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होगी, टेम्परेचर फेवरेबल होगा, मॉइस्चर लेवल फेवरेबल होगा, तो दोबारा से जो है ये जर्मिनेट कर जाएगी और इस तरह फंगस जो है एक्चुअली सर्वाइव कर जाती है। अगर ये स्क्लेरोटियम और राइजोमॉर्फ स्ट्रक्चर हमें ना नजर आए या फंगस के अंदर ये दोनों करैक्टर ना बने तो इसका मतलब ये है कि फंगस जो है
वो अपना जो इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है उसको पास ऑफ नहीं कर सकती, वो मर जाएगी उस दौरानी में। तो इसलिए फंगस की लाइफ को बचाने के लिए इसने अपने आप के अंदर 2-3 तरह की मॉडिफिकेशंस की हुई हैं ताकि अपने हार्श इन्वायरमेंट को पास आउट कर सके। तो ये था आज का हमारा लेक्चर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।